हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हाँ, अपनी तैयारी में भी आप लोग ज़बरदस्त लगे भी होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं सीटेट जुलाई के लिए, ठीक है। और हाँ, देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोगों में जो पैसेज आता है, ठीक है, पैसेज तो आप लोग सॉल्व कर ही लेते होंगे, लेकिन फिर भी पैसेज भी आप सॉल्व कर लीजिए। कुछ लोग होते हैं ना कि बस पैसेज में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपके 15 नंबर जो है ना, यहाँ पे फ्री के मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करा करिए आप लोग पैसेज एकदम ध्यान से दे। देखिए सीटेट में ना आपके अच्छे स्कोर आपके लैंग्वेज से उठाते हैं, ठीक है। आपके 15 जो लैंग्वेज होते हैं, 15 आपके हिंदी के जो पैसेज आपके 30 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो जो आप लोगों में शिक्षण कौशल में थोड़ी सी दिक्कत आती भी होगी, तो जो पैसेज होता है ना आपके, जो कि पैसेज आपका संभाल लेता है, ठीक है। तो अगर आप लोग पैसेज को अच्छे से सॉल्व करना सीख जाएंगे ना, तो आप लोग को यहाँ पे जो शिक्षण कौशल है उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके किस साल का पेपर है, एक सेकंड बताती हूँ मैं। ये आपके 6 फरवरी आपके 2023 का ये आपका पेपर है, ठीक है। बोल रहे कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ते हुए पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिएगा। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह बिल्कुल निडर होता है, बिल्कुल बेखौफ होता है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह होती है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। आस पड़ोस आपके अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम होता है, जो कि क्रांति करने वाले लोग जो होते हैं अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल को देखकर मध्यम बनाते हैं, ठीक है। जो साहसी मनुष्य होते हैं उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है आप लोगों से, ऑप्शन दे रहा है कि किस प्रकार की ज़िंदगी जो होती है सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी ज़िंदगी की कही गई है। ऑप्शन दे रहा है समझौतावादी, सादगीपूर्ण और अवसरवादी और साहस। तो यहाँ पे आपसे साहस की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th, ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे साहस की बात कर रहा है ना कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साहस होने की बात करी गई है। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी कही गई। ऐसा ज़िंदगी की पहचान जो है कि वह बिल्कुल निडर और बिल्कुल बेखौफ होते हैं साहसी लोग, ठीक है। साहसी मनुष्य की असली पहचान या पहली पहचान यह है कि वह जो होता है सदा आगे बढ़ने की सोचता है, बाधाओं से घबराता है, अथवा लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है, अथवा बिल्कुल परवाह होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन, आपका लोगों की सोच की वो परवाह साहसी लोग करते ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह होती है कि वह लोगों की सोच की परवाह ही नहीं करेगा, ठीक है। दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं। ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले लोग, सब लोगों की सलाह मानने वाले लोग, मनुष्य को महत्व न देने वाले लोग, और आपके पड़ोसी की बात सिर झुकाकर मानने वाले लोग। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, जो आपका देखिए, ये आपके अभी वर्तमान में जो आपके 14 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, आप लोग देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन जो है आपके आया हुआ है, ठीक है। तो दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं, जनमत की उपेक्षा करने वाले लोग। आपका फर्स्ट ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गद्यांश के अनुसार दुनिया की असली ताकत जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले लोग होते हैं, जो मनुष्य को प्रकाश भी उस आदमी से ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों को कि साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है। ऑप्शन दे रहा है, जिन सपनों में वास्तविकता होती है, जो सपने रसपूर्ण होते हैं, अथवा जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है, अथवा जो सपने आपके साकार होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है। तो जिन सपनों का व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है, जो कि अभी आप लोग गद्यांश में पढ़े हैं, जिन सपनों का व्यवहारिक अर्थ नहीं होगा उसमें भी ये लोग क्या करते हैं, तो अपने सपने में भी ये रस लेते रहते हैं, ठीक है। इनको आनंद आती है, ठीक है। जिनमें कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होगा उसमें भी ये आनंदित रहते हैं। गद्यांश के अनुसार साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। आस पड़ोस को देखकर चलना यह का काम है क्रांति करने वाले लोगों का, साहसी लोगों का, अथवा साधारण जीव का, अथवा हिंसक लोगों का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आस पड़ोस को देखकर चलना यह किसका काम है, तो आपके साधारण जीव का, मतलब आप
अब खुद सोचिए आस पड़ोस के लोग जो हैं उनको देखकर चलने वाले लोग कैसे हो सकते हैं, तो आपके साधारण जीव। ठीक है, उपर्युक्त आपके रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए साधारण जीव विकल्प संगत है। इस प्रकार से पूरा वाक्य आपके आस पड़ोस को देखकर चलता है, यह आपके साधारण जीव का ही काम होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि निडर शब्द का आपके भी थोड़ा सा आपके जो आपके शीनानिम्स होते हैं और आपके एंटोनिम्स होते हैं उन पे भी क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो निडर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? डरपोक होता है, कायर होता है, साहसी होता है अथवा भयभीत होता है। तो यहाँ पे समानार्थी पूछा गया है जो कि आपके पर्यायवाची पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आपके सिनोनिम पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहसी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ताकत का विलोमार्थी शब्द होता है आपके, क्या होता है? निर्बलता होता है, अधिकार होता है, क्षमता होता है। यहाँ पे ताकत का विलोम पूछ रहा है, मतलब एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो ताकत का यहाँ पे क्या हो जाएगा? निर्बलता हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे अधिकार तो होगा नहीं, क्षमता तो होगा नहीं, शक्ति तो होगा नहीं, तो ताकत का विलोम तो आपका निर्बलता ही तो होगा। आप ताकत मान लीजिए कोई ताकत उसके पास है तो उसका निर्बलता मतलब कमज़ोर। ठीक है, ताकत शब्द का विलोमार्थी शब्द जो होता है निर्बलता होता है। अधिकार का होता है आपके अनाधिकार। शक्ति का क्या होता है? तो क्षीणता होता है। क्षमता का क्या होता है? तो अक्षमता होता है। ठीक है, बेखौफ का अर्थ क्या होता है? तो आपके बेखौफ मतलब तो आप सबको पता है कि जो लोग निर्भय होते हैं, जिनको किसी से डर ही नहीं होता है, वो होते हैं आपके बेखौफ। ठीक है, गद्यांश के अनुसार बेखौफ का अर्थ होता है निर्भय होना। ठीक है, भीत जो होता है आपके डरा हुआ होता है। संकित कौन सा होता है? तो आपके शंका युक्त होते हैं। डरपोक कैसे होता है? तो आपके कायर लोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए शब्द रूप छाटिए। अच्छा, शब्द रूप छाटने के लिए जो आप लोगों को आता है ना, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे जो बोल रहा है शुद्ध रूप को छाटिए। मध्यम, मध्यम अथवा मध्यम अथवा मध्यम। अच्छा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोगों को बेटर लग रहा है? अच्छा बताइए, ये मध्यम लग रहा है कि मध्यम ऐसे लिखा जा सकता है? ये भी तो मध्यम नहीं लग रहा है, ये भी मध्यम नहीं लग रहा है, इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगर शुद्ध रूप बोलेगा तो आपका यहाँ पे मध्यम जो है यहाँ पे सही लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दिए गए विकल्पों में शुद्ध मध्यम शब्द है, अन्य सभी विकल्प जो है आपके अशुद्ध हैं। अच्छा, यहाँ पे जो काव्यांश, ये भी एक और काव्यांश दिया है कि चांद तारों की सहज क्रांति नदियों में है मुस्कान भरी, है पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से यह जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती मैं भारत माता हूँ, मैं ब्रज सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, शुद्धा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्कुराती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध, मैं सहज शक्ति सुविवेकी भारत माता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपकी काव्यांश था। ठीक है, यहाँ की नदियाँ जो होती हैं और हवा में क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के कटुता का भाव, मुस्कान और दुलार, और जल और नमी अथवा दुस्साहस और सुंदरता। तो यहाँ की नदियों के हवाओं में क्या है? आपकी नदियाँ हैं और आपकी हवाएं हैं। तो यहाँ पे मुस्कान और दुलार की बात यहाँ पे आप लोग देखे हैं ना कि यहाँ पे बोल रही है कि आपकी पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से ये जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत मैं पढ़ाती भारत माता हूँ। यहाँ पे जो दे रहा है दुलार खेतों में है बिखरी हुई और मुस्कान भरी। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है आप लोगों से कि यह नदियों और हवा में क्या है? तो मुस्कान और दुलार है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही ये रहते। सोचिए 15 नंबर अगर आप लोग ध्यान से करके आएंगे तो कितना ईजी है ना कि आप लोग 15 नंबर आपके पैसे से ही मिल जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए उपयुक्त काव्यांश के अनुसार यह नदियाँ जो होती हैं मुस्कान और दुलार है। चंदा तारों की सहज कांति नदियों में है मुस्कान भरी, है पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी। ठीक है, खेतों में दौलत बिखरी होने का तात्पर्य क्या है? खेतों में फसल लहलहा रही है, खेतों में फूल मुरझा रहे हैं, खेतों में फसल सूख रही है, खेतों में धान गड़ा है। तो यहाँ पे दौलत बिखरी होने का मतलब है कि जो फसल है ना वहाँ पे लहलहा रही है, मतलब वो हरी भरी है, मतलब सुंदर दिख रही है, वो जो है फसल जो है अच्छी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काव्यांश के अनुसार खेतों में दौलत बिखरी होने से तात्पर्य होता है कि खेतों में फसल लहरा रही है, पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अन्न व जमीन को छीन लेती हैं, अथवा कि क्योंकि वह वर्षा करवाने में सहायक होती हैं, अथवा क्योंकि वह धैर्य एवं गौरव को पाठ पढ़ाती हैं, क्योंकि वह सुधा पीकर भी मुस्कुराती हैं। तो जो आपकी भारत माता हैं तो क्या करती हैं? हमारी जो भारत माता है ना, कहती हैं क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वही चीज़ है। ठीक है, किसके पग में जो है विश्वास भरा हुआ है? ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को, खेतों में, बागों में, मनुष्यों के, अथवा भारत माता। यहाँ पे पूछ रहा है किसके जो आपके पग है उसमें विश्वास भरा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि आपकी भारत मतलब जो आपके काव्यांश में जो दिया है ना भारत माता के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा करने दीजिए। बोल रहा है कि चंदा तारों की सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा। मतलब आपके जो धरती माता है उनमें पग पग में यहाँ पे विश्वास भरा का आपसे आशा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? किस में था आपके ऑप्शन नंबर? एक सेकेंड, यहाँ पे दे रहा है कि इसके पग में विश्वास भरा है, तो आपके भारत माता में। ठीक है, काव्यांश के अनुसार भारत माता के पग में जो है विश्वास भरा हुआ है, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है ये जीवन निखरा। ठीक है, चंदा तारों सी सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? ऑप्शन दे रहा है आप लोग के चंदा तारों में सहज कांति अगर पूछेगा तो आपसे यमक पूछ रहा है, उपमा पूछ रहा है, रूपक पूछ रहा है, अथवा अनुप्रास पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे सहज कांति की चर्चा हो रहा है तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है, उपर्युक्त उपमा अलंकार निहित है। उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु की तुलना या समता दूसरी वस्तु से की जाएगी वहीं पर आपके उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा है जो रति के समान सुंदरी है, तो यहाँ पे तुलना किसकी हो रही है? जो रति हैं उनके राधा को रति के समान सुंदर, रति के कौन है? तो आपके कामदेव की पत्नी है, उनके समान सुंदर की यहाँ पे तुलना हो रही है, तो क्या हो जाएगा आपके उपमा अलंकार। किसी का उपमा दिया जा रहा है। ठीक है, प्रखर का अर्थ कौन सा नहीं होता है? ठीक है, प्रचंड नहीं होगा, तीक्ष्ण नहीं होगा, कुशाग्र नहीं होगा, अथवा सहनशील नहीं होगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना कि कौन सा, यहाँ पे आपसे चर्चा कर रहा है कि कौन सा नहीं होगा। तो प्रखर का अर्थ देखिए प्रचंड भी होता है, तीक्ष्ण भी होता है और आपके कुशाग्र भी होता है। बस यहाँ पे जो है ना सहनशील, अब प्रखर है तो वो सहनशील नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सहनशील प्रखर का अर्थ नहीं होता है, जबकि प्रचंड जो तीक्ष्ण कुशाग्र शब्द जो होते हैं प्रखर के समानार्थी होते हैं। सहनशील का अर्थ सहन करने वाला होगा। बोली, अच्छा यहाँ पे आपके शिक्षण कौशल पे आप क्वेश्चन बन करके आएंगे, ये होंगे आपके 15 नंबर के। तो यहाँ पे आपको समझ के चलना होगा क्योंकि जो लैंग्वेज होती है ना थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज करती है और शिक्षण कौशल थोड़ा ज़्यादा ही करता है। तो इस पर अगर आपका कमांड रहेगा तो 100% श्योर बोल रही हूँ आप लोग क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? बोली वास्तविक भाषा में संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। लहजा जो होता है आपकी वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। लहजा एक ही भाषा के विविध रूप माने जाते हैं और जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है और बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बोली हमारी कौन सी भाषा है? क्या लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है कि लहजा एक ही भाषा के विविध रूप माने जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है। अब बोल रहा है कि बोली किसी व्यक्ति विशेष से का उच्चारण तरीका, नहीं ऐसा नहीं है। हमारी बोली, अच्छा अब बताइए, हम अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमें कौन सी जिस मतलब जो वास्तविक बोली होती है उसी से तो हम संबंध रखते हैं, उसी से तो हमारा रिलेशन होता है। हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, चाहे गांव में रह रहे हैं, चाहे शहर में रह रहे हैं, चाहे किसी फॉरेन में रह रहे हैं, तो हमारी जिससे संबंध रहेगी वही हमारी वास्तविक भाषा होती है। जबकि लहजा होता है तो कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोली हमारी वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा जो होता है भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित होती। क्या होता है? बोली हमारी वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा जो होता है भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। ठीक है,
बोली और लहजे के बारे में सही कथन है। वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित होती है। निपुण भारत अभियान जो होता है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या होता है, तो एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026 से 27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लिए लक्ष्य इस तरह से रखे गए हैं कि बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्ण वाले सरल शब्द पढ़ पाएँ अथवा आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ अथवा प्रति मिनट आपके 45 से 60 शब्द अर्थ सहित समझ पाए अथवा प्रति मिनट कम से कम आपके 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए। तो यहाँ पे जो दे रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है आप लोगों से कि निपुण जो भारत आप मिशन है उसका उद्देश्य यही है कि 2026 से 27 तक जितने आपके 4 से 5 सरल बोल पाएँ, जो भी आयु है अपरिचित पाठ्य सामग्री है, कम से कम जो बच्चे हैं ना आपके कम से कम 4 से 5 सरल शब्द जो हैं छोटे वाक्य जो है पढ़ पाए। ठीक है, तो हमारी जो 2026 से 27 तक पूरा करने का मिशन है कि मतलब जो भी आयु है उपयुक्त उन लोगों के लिए अपरिचित पाठ्य सामग्री है, कम से कम उसमें से 4 से 5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य को पढ़ पाए। ठीक है, यहाँ बच्चे जो भी होंगे 4 से 5 शब्द सरल छोटे वाक्य में पढ़ पाएँ, यही हमारा उद्देश्य है जो आपके मिशन है। ठीक है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य को पूरा करने में है कि जिसे वर्ष 2026 से 27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लिए लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्द जो है छोटे वाक्य में पढ़ पाए। ठीक है, कक्षा 3 की अध्यापिका जो है अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल की आकलन करना है। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, अच्छा विद्यार्थी को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, अथवा दिखाए गए चित्र के 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। यहाँ पे जो बोल रहा है ना, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि कक्षा 3 की अध्यापिका है और वह अपने विद्यार्थियों के लिए श्रवण कौशल का आकलन मतलब सुनने का आकलन करना चाहती है और इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करी गई, तो पढ़ी गई सामग्री के शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहिए, अथवा सुनाई गई कहानी जो है पर चित्र बनाने के लिए कहिए, अथवा विद्यार्थियों को 4 से 5 वाक्य स्वयं का परिचय देने के लिए कहिए, अथवा आपके दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहिए। तो देखिए यहाँ पे आपकी श्रवण कौशल, अगर सुनाई गई कहानी कोई भी स्टोरी है उसे सुनाई हुई कहानी का चित्र बनाने के लिए कहेगा, तभी तो मतलब आकलन होगा कि हाँ बच्चा जो है उसे मतलब अच्छे से एकाग्र होकर मन एकाग्र करके सुन रहा है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सुनाई गई कहानी जो है पर चित्र बनाने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को श्रवण कौशल का आकलन कर रही है, इसके लिए सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? अच्छा वो पसंद की पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर, एक सेकेंड, यहाँ पे बारीकी से पठन अथवा गहन पठन अथवा आपकी सरसरी तौर पर पठन, अथवा अगर यहाँ पे पसंद की बात, देखिए यहाँ पे जो है ना आपकी पसंद की बात हो रही है, यहाँ पे आपके कोई सरसरी तौर के पठन नहीं है। सरसरी तौर में क्या हो जाएगा, जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को आप लोग क्या करते हैं, नॉलेज ही तो जानने के लिए करते हैं, तो क्या करते हैं आप बड़ी बड़ी हेडिंग को पढ़ ले जाते हैं। ठीक है, और गहन पठन क्या होता है, तो गहन पठन आप लोग करते हैं कोई गहरी जानकारी, मान लीजिए कोई विशेष जानकारी आप लोगों को लेनी होती है तो आप गहन पठन करते हैं। बारीकी से पठन कौन सी मतलब पठन होता है कि मान लीजिए कोई चीज़ बारीकी से आप लोगों को पढ़ना है, बारीकी से देखना है कि ये सही, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अभी आप लोग बैंक अकाउंट हुआ, चाहे आपके जो भी ऐसे चीज़ हुए कि मतलब जो चीज़ आप लोगों को बारीकी से देखना है तो वो आपके बारीकी से पठन हो। लेकिन यहाँ पे बच्ची जो है क्या है कि अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रही है, तो वो विस्तृत पठन कर रही है। ठीक है, वो विस्तार से पढ़ रही है क्योंकि वो कहानी पढ़ रही है और उसमें भी वो क्या कर रही है, तो अपने मनपसंद का पढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बालिका है, ठीक है, बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को आप विस्तृत पठन कहेंगे। विस्तृत पठन में पाठक अपनी रुचि के विषय के सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को पढ़ता रहता है। कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? मानस मंथन का,
समीक्षा करना अथवा आपके संपादन करना अथवा पुनरावृत्ति। यहाँ पे क्या बोल रही है कि कक्षा 4 की अध्यापिका है और अपनी प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग भी कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है, तो यहाँ पे आपके मानस मंथन करेगी अथवा आपकी समीक्षा करेगी अथवा संपादन करेगी अथवा आपकी पुनरावृत्ति करेगी। तो यहाँ पे जोर जो दे रहा है ना, आपकी कक्षा 4 की अध्यापिका पूर्व गतिविधि के दौरान किस युक्ति का अनुसरण कर रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्योंकि मानस मंथन का उपयोग कर रही है। क्योंकि यहाँ पे लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है, तो यहाँ पे मानस मंथन का करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह मानस मंथन युक्ति का अनुसरण कर सकती है। मानस मंथन आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है, यह शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों या समाधान का स्फुटन किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए शिक्षण पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों से बार बार, क्योंकि ये शिक्षण जो है ना सिर्फ आपकी लैंग्वेज में ही काम नहीं करेगा। आपके ईवीएस हुआ, चाहे आपके किसी भी सीडीपी हुआ, उसमें भी आपके लैंग्वेज में से क्वेश्चन बन करके आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लापरवाही ना बरतिएगा, क्योंकि देखिए टाइम आप लोग क्या करते हैं ना कि जब टाइम रहता है तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं और फिर क्या रहता है कि 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो कोशिश करिए, देखिए खुद को धोखा कभी ना दीजिए, क्योंकि लाइफ टाइम में ना हम लोगों को जो भी अचीव करना है ना, हमारी यही एज है। ठीक है, जितना हम लोग अचीव कर सकते हैं ना अपने इसी एज में कर सकते हैं, क्योंकि आगे का फ्यूचर ना आपको पता है ना हमें पता है, क्योंकि अभी हमें टाइम मिल रहा है, हमें स्पेस दे रहे हैं माँ बाप। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए देखिए लाइफ में कितनी भी मतलब आप लोगों को मजबूरियां आ रही हैं, चाहे जो भी आ रहा है, चाहे आप लोग डिप्रेस्ड हो रहा है, चाहे जो भी आप लोग के लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आ रही है ना, तो आप लोग ये मत भूलिएगा कि आपके लाइफ में आपका सबसे बड़ा आप लोग का तभी जब आप लोगों का खुद का गोल, अगर कुछ गोल है उसे फोकस कर रहे हैं ना, उसे पाने की कोशिश हमेशा करिए। क्योंकि देखिए हर एक इंसान अपने, देखिए हर जीव जी रहा है। ठीक है, हर एक लोग जी रहा है, लेकिन वो जीना किस काम का जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं अपने लाइफ में। तो कुछ अपने सपने को सजाइए। देखिए लाइफ में ना सब चीज़ मिलता है, लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना वो बार बार नहीं मिलती है। तो आप लोग कोशिश करिए ना इसे बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, और आगे आप लोग अभी बेहतर बनाएंगे तो आगे आप लोगों से हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां हमारी बेहतर बनेंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग भी शिक्षक बनेंगे, हम लोग भी किसी को, आप देखिए मैं भी एक शिक्षिका हूँ, आप लोग भी शिक्षिका हैं, शिक्षक बन ही चुके हैं, क्योंकि आप लोग अब ले चुके हैं, आप लोग डिग्री ले चुके हैं, बीएड डीएलएड जो भी किए हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को बनना देर नहीं है, बस आप लोगों को अब एकदम समझ लीजिए आप लोग अब खड़े हैं अपने मुकाम को पाने के लिए। ठीक है, बस आप लोगों को थोड़ा सा हाथ लंबा करना है और उसे अब कैसे मतलब आप लोगों को पाना है, अब वो आपके ऊपर है। क्योंकि लापरवाही बहुत इंसान को ना कुछ नहीं करने देता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि लापरवाही ना बरतिएगा और इस बार कोशिश ज़रूर करिएगा कि इस बार आप लोग का सीटेट क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, और सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा तो देखिए आप लोग के ऑप्शन बहुत हैं। यूपी में भर्ती आए ना है, आपकी बीपीएससी है, आपकी रीट है, आपकी अदर स्टेट तो है ना, तो आप लोग कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कक्षा 3 जो होता है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही है। ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को कि पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना। देखिए पहला नंबर, एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सीटेट में निगेटिव क्या होता है, याद करना और लिखवाना। ठीक है, कभी भी अगर आप लोगों से रिवाइज करने के लिए, आपसे रिपीट करने के लिए बोल रहा है ना, वो पहले ही आप लोग कर, और अगर आप लोगों से केवल दे रहा है वो भी आपका निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, अगर केवल दे रहा है, याद करवाना दे रहा है, ये सारे आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ भी बोल रहे हैं पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का पठन बोध का अनुसरण कर रही है, तो पढ़ी गई पाठ्य, यहाँ पे बोल रहा है कि पाठ्य सामग्री पढ़ाने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए, ये इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि पढ़ी गई पाठ्य सामग्री जो है उस पर आधारित प्रश्न पूछिए। तो अगर प्रश्न पूछेंगे, देखिए हमेशा अगर बच्चों से आप लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल बता रहे हैं, तो बच्चे जो होते हैं ना खुद को, मतलब बच्चे जो होते हैं अपने आप में
कुछ उन लोग का जो लेवल कॉन्फिडेंस का होता है ना बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न पूछना बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी नंबर ही सेकंड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, आपके पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। कक्षा 3 की अध्यापिका है, अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही हैं। वह पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछना चाहती हैं, युक्ति का अनुसरण कर रही हैं। कौन सी, तो आपकी से प्रश्न पूछने का एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह क्या कहलाई गई, यहाँ पे आपसे एक सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि एक पठन संबंधी गतिविधि है जिसमें शिक्षार्थी जो है पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, प्रवाह के साथ श्रुतलेख, दम्भ सिराज जो कि मूक अभिनय। मूक अभिनय मतलब आप लोग जानते हैं मूक अभिनय क्या होता है कि मतलब एकदम शांत, जो कि शांत जो होता है क्या होता है शांत, मतलब आप लोग एक आलम आरा अपने मतलब सबसे पहली मूवी क्या आई थी, एक आलम आरा मूवी थी, ठीक है। वही आपका जो है क्या है वो मूक मूवी बोली जाती है, क्योंकि उसमें जो है ना आपकी एकदम शांत मतलब कुछ उसमें आवाज़ ही नहीं होती है, ठीक है। आलम आरा ऐसी मूवी थी, तो आपके मूक वो कहलाता है। प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री क्या होता है, तो अपने प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री का उपयोग कर रही हैं, प्रवाह के साथ श्रुतलेख कर रही हैं। तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे हो रहा है जिगसा श्रुतलेख। क्या होता है, जिगसा श्रुतलेख। अच्छा, जिगसा जो श्रुतलेख होता है ये होता क्या है, तो इसमें सुनते हैं और पढ़ते हैं, जो कि विभिन्न सामग्री हिस्सों को सुनेंगे और पढ़ेंगे। अगर आपसे सुनने और पढ़ने की बात होगी तो वहाँ पे जिगसा श्रुतलेख हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक पठन संबंधी जो गतिविधि होती है जिसमें शिक्षार्थी जो होती है पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते हैं और पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह जिगसा श्रुतलेख कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशल को मजबूत करना है, इसका नाम क्या है। अच्छा, इस पे आप लोग के निपुण भारत का जो आपके इसका जो फुल फॉर्म मतलब पूछ रहा है, इसका नाम पूरा नाम क्या है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, अथवा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, अथवा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, अथवा नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग आपके न्यूमरेसी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और देखिए फुल फॉर्म पूछ के आया तो कभी भी पूछ सकता है, तो इसे याद रखिएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र में भाषा बुनियादी कौशलों को मजबूत करता है, इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। एक शिक्षार्थी है ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है, वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है, वह कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच में संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रही है कि एक शिक्षार्थी है, अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क है जो कि मदद से पूरा करती है, वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अपने अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच में संभाव्यता अंतराल क्या हो जाएगा, मतलब क्या कहलाएगा, भाषा अर्जन कहलाएगा, आपके आरंभिक साक्षरता कहलाएगा, अथवा सादृशीकरण कहलाएगा, अथवा निकष्ट विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पे आपसे चर्चा किस चीज़ का हो रहा था कि आपके मदद के बिना वह अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करती है, वह इस कार्य के बिना मदद के भी। यहाँ पे देखिए निकष्ट जो शिक्षा होता है, निकष्ट का बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है यहाँ पे, भाषा अर्जन का भी बात नहीं हो रहा है, आरंभिक साक्षरता की बात नहीं हो रहा है, ना तो सादृशीकरण की बात हो रहा है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकष्ट विकास का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस पे बहुत ध्यान देते चलिएगा शिक्षण कौशल पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक शिक्षार्थी जो है अपने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपनी सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करती है। वह इस कार्य को बिना मदद किए कि किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को निकष्ट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अगर आप लोगों को पसंद आए तो थोड़ा सा मेहनत भी चलता है। बात यह है कि यहाँ पे देखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक लाइक और कमेंट तो आप लोग देते नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। जैसे आप लोगों को, अगर आप लोगों को नॉलेज मिल रहा है तो इससे बेटर मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश जो है तो सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन भाषा का अधिगम का बात हो रहा है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देनी चाहिए, अथवा विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए, अथवा आपके विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए, अथवा आपके अपरिचित। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो दे रहा है ना, पहले ही नेगेटिव देखिए, बोल रहा है कि विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में। यहाँ पे हस्तलेखन की बात ही नहीं। देखिए, लिखने पे ज़्यादा जोर ना ही दे, तो क्योंकि बच्चा जो है खुद सीख जाएगा। अगर उनका एनवायरनमेंट, उनका जो ये कम्युनिकेशन होता है अगर आपका अच्छा है ना, तो वो आपके जो राइटिंग स्किल होता है खुद से हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए, ये भी गलत है। अपरिचित मुद्रित आपके पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए, ये भी नहीं है। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए आप अवसर दे रहे हैं, सबसे बेटर यही है, और आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ए जो है मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन भाषा अधिगम में मदद करती है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश जो है सृजित करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को पुस्तक व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम। अच्छा देखिए, आप पे इस पे भी क्वेश्चन आता है। बबलाना 2 शब्दीय वाक्य चरण, 1 शब्दीय वाक्य चरण, अथवा आपके संक्षिप्त वाक्य चरण। बबलाना 1 शब्दीय वाक्य चरण, 2 शब्दीय, उसके बाद संक्षिप्त, उसके बाद 1 शब्दीय वाक्य चरण, बबलाना 2 शब्दीय वाक्य चरण अथवा संक्षिप्त। अच्छा, 1 शब्दीय वाक्य चरण, 2 शब्दीय वाक्य अथवा बबलाना संक्षिप्त वाक्य चरण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर, पहले आप बबलाएंगे। जो छोटे से बच्चे होते क्या करते हैं, आप देखते हैं बाबा बाबा करेंगे, फिर 2 शब्द जैसे कूँ कहाँ ऐसे करते हैं ना, उसके बाद क्या करेंगे, एक शब्दीय वाक्य को, एक शब्दीय वाक्य जैसे अम्मा पापा, एक शब्दीय वाक्य में आ गया ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बोलने लगेंगे। उसके बाद संक्षिप्त वाक्य चरण, तो यहाँ पे आपका बबलाना 2 शब्दीय वाक्य चरण, 1 शब्दीय वाक्य, उसके बाद संक्षिप्त वाक्य चरण का उपयोग करने लगते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग, प्रथम भाषा के जो होता है, प्रथम भाषा अर्जन के चरण का सही क्रम बबलाना होता है, 2 शब्दीय वाक्य चरण होता है, फिर 1 शब्दीय वाक्य चरण होता है, फिर संक्षिप्त वाक्य चरण होता है, फिर भाषा अर्जन का सिद्धांत होता है। अच्छा, किसने दिया था, तो आपके नॉम चॉम्स्की ने दिया था। प्रथम अगर बात, एक सेकेंड, अगर प्रथम भाषा प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है तो 6 से 10 महीनों में शिशु जो होता है आपके बड़बड़ाना शुरू कर देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉम चॉम्स्की जो है, और देखिए लैंग्वेज में सिर्फ इसी में नहीं पूछा जाता है, मतलब आपके किसी भी जो जितने भी शिक्षण कौशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें ये पूछ सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है आपके बबलाना, बैबलिंग, आपके 2 शब्दीय वाक्य चरण, 1 शब्दीय वाक्य चरण, फिर उसके बाद आपके संक्षिप्त वाक्य चरण, ये होता है आपके। ठीक है, जो कि प्रथम भाषा जो है प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। जो आपकी प्रथम भाषा, जैसे हम अपने गांव में, चाहे आप अपने गांव, चाहे आप अपने शहर से, तो आप लोग क्या करते हैं, अपने ही विलेज का, चाहे अपने ही शहर का तो लैंग्वेज बोलते हैं, अपने ही इन्वायरमेंट का बोलते हैं ना। तो प्रथम भाषा आपकी प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, लेकिन 6 से 10 महीनों में शिशु जो होता है बड़बड़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन चलिए, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा जो होता है अर्जन उपकरण के साथ अच्छा, अगर आप लोगों से अर्जन, कहीं भी अर्जन पूछ रहा है ना, तो आपके नॉम चॉम्स्की हैं। ठीक है, कहीं भी अगर आपसे अर्जन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आपके नॉम चॉम्स्की हो जाएंगे। यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, तो किसके द्वारा, तो आपके लेव वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, आपके सामाजिकरण की। जीन पियाजे क्या करते हैं, तो ये क्या संज्ञानात्मक विकास के। आपके जेरोम ब्रूनर क्या करते हैं, तो आपके जो जेरोम ब्रूनर जो है ना, ये भी आपके इनका भी जो सिद्धांत है आपके लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों लोग का मिक्सचर है।
लेकिन जो नॉम चॉम्स्की है ना, इनका क्या है, तो आपकी भाषा अर्जन का, ठीक है। भाषा अर्जन जो है आपके नॉम चॉम्स्की, तो आप लोग हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर अर्जन दे रहा है तो आपके नॉम चॉम्स्की होंगे। यह विचार के मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं। यह कथन नॉम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित है। नॉम चॉम्स्की को भाषा विकास का जनक माना जाता है। चॉम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा जो अधिग्रहण यंत्र होता है आपके एलईडी होता है, जिसकी सहायता से वह किसी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि नए शब्द समझती है और उनका उपयोग करती है। यह रूब्रिक किस का आकलन करेगी। अच्छा, रूब्रिक यहाँ पे पूछ रही है कि नए शब्द का को समझ भी रही है और उनका उपयोग भी कर रही है, तो यहाँ पे उच्चारण का बात नहीं हो रहा है, ना कि व्याकरण का, ना तो ये आपके प्रवाह, यहाँ पे आपके शब्द भंडार का बात कर रही है। क्या कर रही है कि नए शब्द को समझ भी रही है और उनका उपयोग भी कर रही है। यह आपके किसका आकलन करेगा, तो आपके शब्द भंडार का आकलन करेगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, तो यही नए शब्द अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे, या तो उच्चारण या प्रवाह लगा के चले आते हैं और वही आपका गलती हो जाता है। नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक शब्द भंडार का आकलन होगा। बालक प्रथम अवस्था में निरर्थक शब्द का प्रयोग करता है। शब्द बोलने में बालक को एक समस्या का उच्चारण होती है। शुरू में बालक जो होता है अनुकरण से ही उच्चारण को सीखता है। नेक्स्ट है कि कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताइए। आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताइए, अथवा अपने आप से 4-5 वाक्यों में परिचय दीजिए, अथवा दिखाए जा रहे चित्र के 3 वाक्यों में वर्णन करिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पढ़े गए, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी नहीं की जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो देखिए, कोई भी बच्चा है अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो आप तुरंत उसके पाठ से शब्दों के अर्थ का बात आने करेंगे तो बच्चा नहीं बताना चाहेगा, क्योंकि उससे जो होता है ना, देखिए आप प्यार से, लाड प्यार से, कहानी से, खिस्सा, जितना भी कहानी खिस्सा जितने भी होते हैं ना, आप लोग उससे समझा सकते हैं बच्चों को। लेकिन अगर आप पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ को बताइए तो बच्चा नहीं बता पाएगा, क्योंकि बच्चा, एक बात बताइए, प्राइमरी लेवल के बच्चे होते कितने हैं, छोटे ही तो होते हैं ना, तो आपके यहाँ पे बच्चा जो है नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर कौन सी प्रयुक्त नहीं की जानी, यहाँ पे देखिए ये सारे पॉजिटिव है। आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उनके बारे में बताइए, तो इससे बच्चे में उत्सुकता बढ़ेगी। क्या करेगा, तो बच्चा बताएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें खुद में उत्सुकता बढ़ेगी और वो आपको शेयर करेगा। अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दीजिए। अच्छा बताइए, आप अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय तो दे ही सकती हैं ना। ये भी तो एक यूनिक ही होगा, उसमें भी तो बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें भी तो मजबूत होगा ना। और दिखाया जाए चित्र को 3 वाक्यों में वर्णन करिए, ये भी सही है, बस आपका ऑप्शन नंबर सही, ये नहीं सही है, ठीक है। बच्चों के वाचन कौशल का आकलन हेतु पढ़े गए पाठ से शब्दों का अर्थ बताना उपयुक्त नहीं होता है। बच्चों को किसी पाठ से शब्दों का अर्थ बताना कठिन कौशल होता है, इसीलिए उनको अर्थ का कौशल नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे दे रहा है कि वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके से, उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है। यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ना, डिस्पेक्सिया क्या होता है, तो आपके दिमाग संबंधी, जो आपकी भाषा बोलने संबंधी, और डिस्थीरिया जो होता है आपके दिमाग संधि विकार होता है। और डिस्प्रेजिया क्या होता है, तो डिस्प्रेजिया ही हो जाएगा जो उचित शब्द क्रम को नहीं रख पाता है। यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। डिस्कैलकुलिया क्या होता है, तो आपके गणितीय संबंधी विकार होता है। तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि देखिए ये आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं श्योर बोल रही हूँ, क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी लैंग्वेज 1 के लिए, लैंग्वेज 2 के लिए भी आपकी हिंदी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आई होप कि आप सबको सेशन पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेशन से थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।